तो हम डिस्कस कर रहे थे टिम्बर बीम के बारे में, जिसमें से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि जब हम टिम्बर बीम डिज़ाइन करते हैं, टिम्बर बीम में लोड लगाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट में आती हैं। जिसमें से हमने डिस्कस कर लिया था सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट, राइट, बेंडिंग मूवमेंट डिस्कस कर लिया था, एंड साथ में डिस्कस कर लिया था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि जैसे ही लोड लगाते हैं बीम में बेंडिंग होती है जिसको हमें न्यूमेरिकली बताने के लिए ज़रूरत होती है बेंडिंग मूवमेंट की, राइट, और उसको रजिस्ट करता है मटेरियल जिसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये होता है लोड की वजह से और ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, राइट। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जैसे ही आप लोड लगाते हैं और बेंडिंग होती है तो उस बेंडिंग की वजह से जो लेयर्स ऑफ टिम्बर बीम है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगते हैं और मटेरियल उसको रजिस्ट करता है, और उस स्लाइडिंग को रजिस्ट करने को हम कौन सी स्ट्रेस बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि शियर स्ट्रेस कैसे होती है, कैसे जनरेट होती है, और इसको रजिस्ट कैसे करते हैं, या फिर हम ये कैसे निकालते हैं कि हमारे पास एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितनी है, और उसका फॉर्मूला था VQ/I, राइट। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए प्रूफ कर लिया था, और बाकी सारी सेक्शंस की वैल्यू फ्रॉम पेज नंबर 12 ऑफ IS 883 यहाँ से नोट कर लिया। इतना काम हमने कर लिया था, राइट। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। अब ये समझिए बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। देखिए बियरिंग क्या होती है, जो भी आपको लोड, जो भी आपकी बीम का लोड है उससे जो बियर कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं बियरिंग, राइट। ओके, सपोज ये आपकी बीम है और ये किसी कॉलम पर ऐसे स्टेबल, राइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका बियरिंग, और इसी को हम बियरिंग लेंथ भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जहां पर बीम या कॉलम का कनेक्शन हो रहा है वहां कोई स्ट्रेस जनरेट हो रही होगी, तभी इसे बियरिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं, तभी इसे क्या बोल रहे हैं, बियरिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं। और बिल्कुल जनरेट हो रही है, बिल्कुल जनरेट हो रही है। देखो कैसे जनरेट हो रही है, जैसे ही आपने लोड लगाया, जैसे ही आपने क्या किया, लोड लगाया, तो लोड की वजह से बेंडिंग हुई, यहाँ से ये जो पोर्शन है ये हल्का सा बेंड होके इस तरीके से उठने की कोशिश कर रहा होगा, राइट, मतलब यहाँ पर कुछ गैप बन रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर जैसे ही आपने लोड लगाया ये रिएक्शंस आ रही होंगी, ये क्या आ रही होंगी, रिएक्शंस आ रही होंगी। मतलब इस रिएक्शन की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है उससे हम क्या बोल देते हैं, बियरिंग स्ट्रेस। जो रिएक्शन की वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रही होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, बियरिंग स्ट्रेस। और बियरिंग स्ट्रेस कैसे कम होगी, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का जनरल फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, राइट। अब अगर इसको कम करना है, देखो लोड तो लगी रहा है ना, लोड तो आपने कैलकुलेट किया, उससे तो कम नहीं कर सकते हैं, तो अब एरिया अगर बढ़ाओगे तभी स्ट्रेस कम होगी। यानी ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर। अब एरिया क्या होगा, देखो ध्यान से, एक तो ये बियरिंग है और आपकी विड्थ ऑफ बीम। आपके आसपास जो भी बीम है उसमें देख लीजिए कि जो कनेक्शन है उसका एरिया क्या है। अगर ये बीम यहाँ पर ऐसे रन कर रही है, इसे बीम समझिए, तो ये जो विड्थ ऑफ द बीम है और जिस भी विड्थ ऑफ द कॉलम या जो भी सपोर्ट है उस पर मूव कर रही है, तो जो एरिया बनता है वो क्या बन जाता है, सपोर्ट फिट या फिर बियरिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द बीम। तो ये जो बियरिंग एरिया इसे हम बोलते हैं बियरिंग एरिया, और ये क्या बन जाता है, विड्थ ऑफ द बीम, विड्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाइड बाय सपोर्ट विड्थ, मल्टीप्लाइड बाय सपोर्ट विड्थ, ये बन जाता है आपका बियरिंग एरिया। अब बीम तो आप डिजाइन कर चुके हो यहीं पर, राइट, यहाँ पर आपने विड्थ और डेप्थ निकाल लिए, तो विड्थ ऑफ द बीम तो चेंज नहीं हो सकती है, चेंज क्या हो सकती है, सपोर्ट विड्थ। तो सपोर्ट विड्थ को आपको ऐसे रखना पड़ता है कि ये बियरिंग स्ट्रेस कम आएगी। किस वैल्यू से कम आएगी उसे अभी हम देखेंगे, राइट। तो इसके लिए एक लिमिट है, सपोर्ट विड्थ जो है आपकी, सपोर्ट विड्थ कैन नॉट बी लेस देन 75 mm, जो विड्थ ऑफ दी, और इसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ दी बियरिंग, विड्थ ऑफ दी बियरिंग, यानी जो विड्थ ऑफ दी बियरिंग है दैट कैन नॉट बी लेस देन 75 mm, विड्थ ऑफ दी बियरिंग कैन नॉट बी लेस देन 75 mm। इसकी जो जनरल लिमिट होती है दैट इज 100 to 150 mm। हाउएवर इससे ज्यादा भी ले सकते हो आप अगर कहीं पर जरूरत है, बट जनरली हम क्या लेते हैं 100 to 150 mm। अब आपको ये एरिया पता चल गया। लोड की जगह क्या रखेंगे, लोड की जगह रखते हैं रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन की वजह से बियरिंग पर जनरेट हो रही है। तो अगर आप बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना चाहो, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो बियरिंग स्ट्रेस आपका बन जाता है
बियरिंग स्ट्रेस वो है, वो बन जाता है रिएक्शन डिवाइडेड बाय कौन सा एरिया, बियरिंग एरिया, रिएक्शन डिवाइडेड बाय बियरिंग एरिया, रिएक्शन डिवाइडेड बाय बियरिंग एरिया, ये बन जाता है आपका बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, राइट। अब हमने स्ट्रेस तो निकाल लिया, राइट, आपने बियरिंग स्ट्रेस निकाल लिया। अब बियरिंग स्ट्रेस निकालने के बाद इसे चेक कैसे करोगे, बिल्कुल देखो, जैसे ही आपने लोड लगाया, राइट, ये ग्रेन की क्या है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जा रही थी और ये रिएक्शन कैसे लग रही है, परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर पुश कर रहे हैं। तो आप इस स्ट्रेस को चेक कर लो, कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन। लेट्स से फॉर एनी बोर्ड जो कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन है दैट इज 3.2 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर, और आपने ये जो बियरिंग स्ट्रेस निकाली है ये आ रही है 1.8 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर। दैट मींस जो परपेंडिकुलर टू द ग्रेन कंप्रेशन है दैट इज परमिसिबल लिमिट जो है दैट इज मोर देन द एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस, और अगर ऐसा आता है तो आपकी टिम्बर बीम सेफ है, अगर ऐसा आता है तो आपकी टिम्बर बीम क्या है, सेफ है। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो बियरिंग एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा, और बियरिंग एरिया बढ़ाने के काम कैसे करोगे आप, विड्थ अगर आपको सेम रखनी है तो जो सपोर्ट विड्थ है या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं विड्थ ऑफ द बियरिंग, उसे बढ़ा दीजिए, उसे जैसे ही बढ़ा देंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। इसका अल्टरनेट तरीका भी है। अल्टरनेट तरीका क्या है कि अगर आपको यही देखना है कि आपकी बियरिंग यानी सपोर्ट विड्थ कितनी है तो ये वैल्यू मैक्सिमम रख दो, राइट, मतलब कि जो बियरिंग स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन इज इक्वल टू लोड अपॉन विड्थ ऑफ द बीम, पता है हमें, ये हमें नहीं पता है सपोर्ट विड्थ, राइट, सपोर्ट विड्थ नहीं पता है तो इसे सपोर्ट विड्थ को अननोन कर दो, यहाँ से सपोर्ट विड्थ निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी P अपॉन B इंटू कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, कंप्रेशन सिग्मा, राइट, ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ से आ जाएगी आपकी सपोर्ट विड्थ, ओके, जो भी सपोर्ट विड्थ है उससे थोड़ी सी बढ़ाकर आगे प्रोवाइड कर दो, आपका बियरिंग में ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। क्लियर है, राइट। तो तीसरी चीज हमें समझ में आ गई, हमने पढ़ लिया था बेंडिंग, शियर, और अभी हमने पढ़ लिया बियरिंग स्ट्रेस। अब हम आगे मूव करते हैं और हम पढ़ते हैं कि क्या और हो सकता है, क्या और कोई फिजिकल चेंज होगा इसके अलावा, तो बिल्कुल होगा, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो इन तीन चीजों के अलावा होता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि सपोज, चलो फिगर से समझाता हूँ आपको। लेट्स से ये बीम थी आपकी, लोड लगा और बेंड हो गई, इस तरीके से बेंड हो गई, ये थी न्यूट्रल एक्सिस और अभी है ये न्यूट्रल एक्सिस, है ना, मतलब मैंने अलग अलग बता दिया है, लेकिन अगर मैं यहीं पर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपकी शेप बनेगी, राइट, इस तरीके से, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस आएगी। अभी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ थी, यहाँ पर, अभी कहाँ आ गई, यहाँ पर। ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, राइट, इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, राइट, मींस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम इज टर्म्ड एज द डिफ्लेक्शन, ऑफ बीम इज टर्म्ड एज द डिफ्लेक्शन। देखो, किसी भी मटेरियल की आप बीम बनाइए उसमें डिफ्लेक्शन होगा ही होगा, राइट, वी कांट से कि टिम्बर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्टील में होगा, या स्टील में नहीं होगा, टिम्बर में होगा, या फिर कंक्रीट में नहीं होगा, डिफ्लेक्शन होगा, और हमें डिफ्लेक्शन से उतनी प्रॉब्लम भी नहीं, बट देयर इज अ परमिसिबल लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन, परमिसिबल लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट। अगर लिमिट जो है आपका रेंज में हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ये परमिसिबल लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ पर होती है L/240, जो परमिसिबल लिमिट है डिफ्लेक्शन की दैट इज L/240। डिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं डेल्टा से, एंड ये परमिसिबल दैट इज L/240। मतलब कि अगर इतना डिफ्लेक्शन है, अगर आपकी लेंथ सपोज 4 मीटर है तो 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 240, दिस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है, दिस इज 4000 डिवाइडेड बाई 240 एंड दिस इज 16.67। मतलब कि अगर इतना mm डिफ्लेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बट इतना mm डिफ्लेक्शन हम निकालेंगे कैसे कि कितना डिफ्लेक्शन है, चलो निकाल लेते हैं। तो इसे हम बोल देंगे एक्चुअल डिफ्लेक्शन, और एक्चुअल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको,
एक्चुअल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्चुअल इज इक्वल टू के डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई। ओके, के डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ए आई। यहाँ पर के कांस्टेंट है। अब के कांस्टेंट क्या है, देखो ये डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है कि आपका जो बीम है, टाइप ऑफ दी बीम क्या है, टाइप ऑफ बीम क्या है, एंड उसमें लोडिंग किस तरीके की, इन चीजों पर डिपेंड करता है, राइट। और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है, राइट। क्यों लॉजिकल है, देखो अगर आपका कैंटिलीवर बीम है, क्या डिफ्लेक्शन अलग होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो डिफ्लेक्शन अलग होगा ऑब्वियसली। अगर आपने पॉइंट लोड लगाया है तो डिफ्लेक्शन अलग होगा, अगर आपने सुपर इम्पोज लगाया है तो डिफ्लेक्शन अलग होगा। बिल्कुल सही बात है, उसी पर डिपेंड करता है। अगर उसी पर डिपेंड करता है तो के की वैल्यू टाइप ऑफ बीम और लोडिंग पर आनी चाहिए, राइट। अब देख लेते हैं, चलिए के की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ के फॉर दिस इज 1/3। के की वैल्यू 1/3 होती है जब आपकी कैंटिलीवर बीम होती है। कहां तक दिख रहा है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम होती है और साथ में आप लगा देते हैं पॉइंट लोड, राइट। और के की वैल्यू हो जाती है 1/8 जब कैंटिलीवर बीम है, एंड साथ में आपने लगा दिया है यूटीएल। के की वैल्यू 1/3 जब कैंटिलीवर बीम है और पॉइंट लोड है फ्री एंड पे, एंड 1/8 है जब यूटीएल है एंड कैंटिलीवर बीम, राइट। के की वैल्यू हो जाती है 1/48 जब आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, जब आपकी बीम है सिंपली सपोर्टेड और आपने लगाया हुआ है पॉइंट लोड, एंड के की वैल्यू हो जाती है 5/384 जब आपने सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात की है, एंड साथ में लगा दिया है यूटीएल। सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात की है और साथ में लगा दिया है यूटीएल, राइट। थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, क्लियर है। अब डब्ल्यू क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेंथ तो आपकी इफेक्टिव स्पैन है, राइट। ये जो डब्ल्यू है ये टोटल लोड है, क्या है, टोटल लोड। एंड टोटल लोड क्या होता है, देखो अगर मैंने ये पॉइंट लोड लगाया हुआ है, राइट, तो ये जो पॉइंट लोड का कंसंट्रेशन है, या फिर अगर पी की वैल्यू से डिनोट कर रहा हूँ इससे, तो ये जो पी वैल्यू है दैट विल बिकम टोटल लोड, टोटल लोड। बट अगर यूडीएल लगाया हुआ है तो यूडीएल की इंटेंसिटी टोटल लोड नहीं होती। सपोज इसकी इंटेंसिटी है W पर मीटर और ये L लेंथ का बीम है आपका, तो जो टोटल लोड होगा ना वो हो जाएगा W मल्टीप्लाइड बाई L। जो टोटल लोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W मल्टीप्लाइड बाई L। तो इन द केस ऑफ यूडीएल अगर आपको टोटल लोड निकालना है तो लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये बेंडिंग जो है x एक्सिस के अबाउट हो रही है तो इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। अब यहाँ से हमारे पास एक्चुअल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये हमें परमिसिबल लिमिट गिवन है। अगर यही जो परमिसिबल लिमिट है ना, अगर आप कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं या जो हैंगिंग बीम्स हैं उनके लिए ये L/150 हो जाता है, L/150 हो जाता है ये डिफ्लेक्शन, राइट, ठीक है। तो बट जो हमारे फ्लेक्सुरल मेंबर है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, उसके लिए हम L/240 यूज करते हैं। तो अगर एक्चुअल जो डिफ्लेक्शन है वो परमिसिबल लिमिट से कम आ रहा है तब तक आपकी बीम सेफ है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट टिम्बर बीम के लिए खत्म हो जाता है। अभी हम मूव करते हैं और देख लेते हैं कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के लिए। ओके ओके, सो एक क्वेश्चन गिवन है, द फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम ऑफ विड्थ 20 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 30 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ टीक वुड फॉर इनसाइड लोकेशन, राइट। सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला था उसको नोट कर लेते हैं। दैट इज सबसे पहले आता था शेप फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पर बेंडिंग या फिर टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय जी, और जी क्या होता था यहाँ पर, सेक्शन मॉडुलस। क्या होता था, सेक्शन मॉडुलस। अब देखो सेक्शन मॉडुलस, जो के नॉट है वो शेप फैक्टर है। और सबसे पहले तो ये देखिए शेप क्या है, अगर शेप फैक्टर है तो सबसे पहले शेप देखनी पड़ेगी। यहाँ पर शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है आपको, और रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में के नॉट दो बातें कहता है कि के नॉट हो जाता है K1 इफ D is less than equal to 300 mm, और ये वैल्यू हो जाती है 1। ये वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन इक्वल टू 300 mm। लकली इन आर केस जो डेप्थ है वो कितनी है, 300 mm। अगर 300 mm है तो हम K1 को क्या मान सकते हैं, 1। तो K1 की बात होगी। नेक्स्ट आता है सिग्मा।
अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम एबिलिटी है मटेरियल की मोमेंट रेजिस्ट करने की, जो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रही है। मैक्सिमम एबिलिटी कब आएगी? जब हम ये मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू लेंगे, राइट? मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू लेंगे तो हम फॉर टीक वुड ये देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम बेंडिंग में स्ट्रेस है वो कितनी है, राइट? और आप अगर टेबल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिग्मा बी और सिग्मा टी जो भी आप देख रहे हैं दैट इज 13.73 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 13.73 न्यूटन पर mm स्क्वायर। थर्ड आता है जी, दैट इज सेक्शन मॉडुलस, एंड फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इट इज bd स्क्वायर अपॉन 6, राइट? अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, g इज इक्वल टू होता है i अपॉन y, i होता है dd क्यूब बाई 12, और जो y होता है दैट इज डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, एंड बिकॉज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन लाइज ऑन द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस हाफ ऑफ द डेप्थ होती है, सो दैट इज d बाई 2। और इसको सॉल्व करते हैं तो आता है bt स्क्वायर बाई 6, राइट? ओके, अब सारी वैल्यू देखो, हम न्यूटन mm में करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो हमारी सिग्मा b की वैल्यू है वो न्यूटन और mm में गिवन है। तो अगर इसे mm में चेंज करेंगे तो b की वैल्यू आ जाती है 200 mm, d की आ जाती है 300 mm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी कैलसी उठाइए, सॉल्व करिए। ये आता है 200 इंटू 300 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 mm, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 mm, राइट? 3 इंटू 10 टू द पावर 6 mm, ठीक है? dt स्क्वायर है ना, mm इंटू mm स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 mm क्यूब। अब सारी वैल्यूज बस आपको पुट करनी है, पुट करिए 1 इंटू यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 इंटू सिग्मा बी इज 13.73 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट? सॉल्व करते हैं इसे, मल्टीप्लाई बाई 13.73 और ये आ जाता है, पहले न्यूटन में लिख लेते हैं 411912340 न्यूटन एम। अब अगर इसे किलो न्यूटन मीटर में करना है तो हमें 10 टू द पावर 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 41.19 किलो न्यूटन मीटर, राइट? ये आ गया है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? ये नंबर क्या बता रहा है? ये नंबर बता रहा है कि अगर आप एक ऐसा सेक्शन लेते हैं जिसकी विड्थ 20 सेंटीमीटर है, जिसकी डेप्थ 30 सेंटीमीटर है, वो टीक वुड से बना हुआ है और उसको इनसाइड लोकेशन के लिए आप यूज करने वाले हैं, तो ये इतना मोमेंट कैरी कर सकता है। तो आप जो लोड लगाए वो इसी हिसाब से लगाएं कि जो मोमेंट है वो इससे कम आए, तब आपकी बीम क्या होगी? सेफ होगी, राइट? आई गेस आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जहां पर डेप्थ जो है 300 mm से ज्यादा होगी। मैंने कुछ नहीं किया, जो डेप्थ है उससे 40 सेंटीमीटर ले लिया है, राइट? बाकी सारी चीजें सेम है, राइट? तो सबसे पहले K नॉट क्या होता है? K नॉट बन जाता है K3 व्हेन D यानी डेप्थ ऑफ द बीम इज ग्रेटर देन 300 mm, और जो K3 का वैल्यू होता है दैट इज 0.81 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर प्लस 89400 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 55,000। ये फॉर्मूला है, और अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको याद करना भी नहीं है। मैं फिर से लिख देता हूँ, पेज नंबर 11 IS कोड 883 में ये सारे फॉर्मूलेज आपको गिवन है, राइट? IS 883 वे विद द टिम्बर डिजाइनिंग, और उसमें फ्लेक्सिबल मेंबर वाले पार्ट में आप जाएंगे तो आपको ये K3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए D डेफिनेटली, बिकॉज D हमारा क्या है? फॉरस D कितना है? 400 mm, 40 सेंटीमीटर है यानी 400 mm। वैल्यू पुट करते हैं, दैट वुड बी 0.81 400 स्क्वायर प्लस 89400 डिवाइडेड बाई 400 स्क्वायर प्लस 55,000, राइट? चलिए बस यहाँ पर याद क्या रखना है ना, ये जो D की वैल्यू है ना, D को हमें हमेशा mm में पुट करना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। D को हमेशा किस में पुट करना है? mm में पुट करना है। चलिए ठीक है, वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 0.81 इंटू 400 स्क्वायर प्लस 89400 0.9396। देखिए कैलकुलेशन मेरे से भी गलत हो सकता है, तो प्लीज़ अपने आप कैलकुलेशन करिएगा और ये वैल्यू अपने आप निकाल के पुट करिएगा। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.93
9396। अब ये 9396 वैल्यू आ गई, हमारे पास दो काम के नॉट का हो गया है, सिग्मा भी बिकॉज पीक वुड ही है, राइट, पीक वुड ही है और इनसाइड लोकेशन के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो दैट वुड बी 13.73 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, राइट, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं है बिकॉज ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज सेक्शन मॉडुलस। अब सेक्शन मॉडुलस फिर से चेंज हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस G इज इक्वल टू अगेन BD स्क्वायर अपॉन 6, B क्या हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 400 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। चलिए एक बार देख लेते हैं कितना आता है, 200 इंटू 400 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 एंड इट इज 5 1 2 3 4 5 6। दिस इज 5 2 3 4 5 6.33 mm। ये आ जाता है आपका सेक्शन मॉडुलस। फिर से बोल रहा हूँ, अपने आप सॉल्व करते रहिएगा, मेरे पे यकीन मत करिए, गलत कर सकता हूँ। ओके, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। के नॉट की वैल्यू 0. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया 0.9396 मल्टीप्लाइड बाई 13.73 मल्टीप्लाइड बाई 5.33। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो मल्टीप्लाइड बाई 13.73 मल्टीप्लाई बाई 0.9396 और ये आ जाता है आपके पास 6803.776, राइट। अपना कुछ सॉल्व करके देखिएगा, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है एंड दैट इज डिवाइडेड बाई, तो 68.80 ये आ गई है न्यूटन में, तो 68.80 किलो न्यूटन मीटर। So the moment of resistance for the section with width of 20 centimeter and depth of the 40 centimeter is 68.80 kilonewton meter. 68.80 kilonewton meter. I hope clear है। अब एक हम आई सेक्शन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिजाइन ऑफ द टिम्बर बीम, बट एक आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। ओके ओके बच्चों, ठीक है, ये आई सेक्शन है, इसमें आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। फिर से टीक वुड गिवन है एंड इनसाइड लोकेशन गिवन है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला दैट इज के नॉट सिग्मा बेंडिंग मल्टीप्लाइड बाई सेक्शन मॉडुलस। के नॉट सिग्मा बेंडिंग मल्टीप्लाइड बाई सेक्शन मॉडुलस। अब देखिए फॉर आई सेक्शन के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि जो के नॉट है वो चेंज हो जाता है किसमें, K4 में, किसमें K4 में। और K4 का यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला था, 0.8 प्लस 0.8 y मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 89400 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 55,000, राइट। चलो ये था K4 का फॉर्मूला। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 11, पेज 11 IS 883। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं याद है, राइट। सो y की वैल्यू लिख लेते हैं। अब y की वैल्यू मुझे यहाँ देख कर लिखनी पड़ेगी एंड इट इज गिवन P1 स्क्वायर 6 माइनस 8 P1 प्लस 3P1 स्क्वायर 1 माइनस Q1 प्लस Q1 प्लस Q1, राइट। आप प्लीज कोड से देख के आप भी लिख लीजिएगा वैल्यू, ये y की वैल्यू गिवन है। अब जो P1 और Q1 है वो क्या है, देखो ये समझने वाली बस बात है। P1 क्या है, जो भी आपकी डेप्थ है ना, ओवरऑल डेप्थ से डिवाइड कर दो, जो भी डेप्थ ऑफ द प्लेन कितना गिवन है 10, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ओवरऑल डेप्थ। अब ओवरऑल डेप्थ जब आप देख रहे हो तो कितनी हो जाती है, इसमें ओवरऑल डेप्थ हो जाती है 50, तो ये है एंड 10 एंड 10 कितनी हो जाती है 70, यानी 10 सेंटीमीटर डिवाइड 70 सेंटीमीटर, बिकॉज ये रेशियो है तो इसे मैं mm में चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंड 10 डिवाइडेड बाई 70 गिव्स मी 0.1429, 0.1429। सिमिलरली जो Q1 है वो थिकनेस है, राइट। थिकनेस है मतलब थिकनेस ऑफ द वेब डिवाइडेड बाई ओवरऑल थिकनेस, यानी 10/50 कितना है 10/50, ये कितना आ जाता है 0.2। 10/50 कितना आ जाता है 0.2 आ जाता है, राइट। यानी हमें P1 और Q1 की वैल्यू मिल गई तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स 0.1429 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइनस 8.1429 प्लस 3 इंटू 0.1429 होल स्क्वायर, राइट। अब इसी के साथ मल्टीप्लाई में है, कैसे लिखूँ, लिख जाएगा 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2,
कैलसी में ब्रैकेट लगाइए, मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करिए, आंसर निकालते हैं कितना आ रहा है इसका। पहले जो सब मल्टीप्लाई में है, जो पहले के 3 टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई में है, तो पहले उसको कर लेते हैं 0.1429 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस 8 इंटू 0.1429 प्लस 3 इंटू 0.1429 होल स्क्वायर। मेरे पास आ रहा है 0.280। आप भी प्लीज़ सॉल्व करिए और देखिए कितना आ रहा है। मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.280। ओके, सॉल्व करिएगा, सिर्फ कैलसी से जितना मुझे टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। 0.280। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, काम तो बहुत ज़्यादा ही है। K4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 0.8 इंटू 0.280 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू mm में पुट करनी है, बस ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और जो d है वो ओवरऑल डेप्थ लेनी है। क्या लेना है? ओवरऑल डेप्थ। और ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी 70, यानी 700 स्क्वायर प्लस 89400 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 700 स्क्वायर प्लस 55,000, ये हो जाएगा। चलो फिर से कैलसी उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं 700 स्क्वायर प्लस 89400 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 700 स्क्वायर प्लस 55,000। ओके, 700 स्क्वायर प्लस 89400। मेरे पास है वैल्यू 1.0381। 1.0381। द वैल्यू आई एम गेटिंग इज 1.0381। अभी हमारे पास सिर्फ K नॉट की वैल्यू आई है, जो कि K4 हो गया है इन द केस ऑफ I सेक्शन। अब हम बात करते हैं सिग्मा पी। वो तो बेचारा चेंज नहीं होगा, बस यही एक है जो हमारा न्यूमेरिकल आसान रखता है। 13.73 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस इज I अपॉन y। y की बात करें तो सेंटर पे ही लाई करेगा, सिमेट्रिकल सेक्शन है। अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है तो सेंट्रॉइड कहाँ पर लाई करेगा? सेंटर पे। और अगर सेंटर पे लाई करेगा तो y की वैल्यू हाफ होगी। पूरा कितना है? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर का हाफ 350 mm, राइट? तो y की वैल्यू तो 350 होगी। अब I की वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि इसको मैं पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लेता हूँ और उसमें ये जो बचा हुआ रेक्टेंगल है ये हटा देता हूँ, राइट? है तो सिमेट्रिकल, कोई दिक्कत ही भी नहीं होगा, सेंटर पे ही लाई करेगा। अगर सेंटर पे ही सेंट्रॉइड लाई करेगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट I विल बी पूरे एक रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस 50 इंटू 70, यानी 500 इंटू 700 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस 500 इंटू 700 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस। अब विड्थ कितनी बचेगी? विड्थ में 10 सेंटीमीटर, यानी 100 mm हट जाएगा, यानी कितनी बचेगी? 400 mm। और डेप्थ कितनी बचेगी? 50 सेंटीमीटर, मतलब 500 mm माइनस 400 इंटू 500 क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए फिर से कैलसी में दिमाग लगाते हैं। सो 500 इंटू 700 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस 400 इंटू 500 क्यूब डिवाइडेड बाई 12, एंड इट गिव्स मी 1.025 इंटू 10 टू द पावर 10। मेरे पास वैल्यू आ रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपना कैलकुलेशन खुद करिए। हो सकता है मैं जल्दी के चक्कर में मेरे से थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएँ, तो प्लीज़ क्रॉस चेक करते रहिएगा। दैट इज mn टू द पावर 4, mn टू द पावर 4। यहाँ पर पुट कर दो
1.0125 इंटू 10 टू द पावर 10। यहाँ से मैं सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा, सो डिवाइडेड बाई 350 एंड इट गिव्स मी 28, यानी सेक्शन मॉडुलस इज 28928571.43 mm3 सेक्शन मॉडुलस आ गया ये, राइट। चलो इतना दिमाग खपाने के बाद अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। हमारे पास K4 भी है, दैट इज 1.0, यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फिर से लिखते हैं, दैट इज 1.0381 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, सिग्मा बी दैट इज 13.73 एंड मल्टीप्लाई बाई सेक्शन मॉडुलस, जगह नहीं है मेरे पास, ये वाली वैल्यू, राइट। सब कुछ सॉल्व करते हैं, सो मल्टीप्लाई बाई 1.0381 and multiplied by 13.73 and it gives me 412,322,197.5 न्यूटन एम, राइट। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 टू द पावर 6 से एंड इट गिव्स मी 412.322, राइट। आगे का भी लिख सकते हो 1975 किलो न्यूटन मीटर। ओके, सो आपका इस क्रॉस सेक्शन का आई सेक्शन जो टीक वुड से बना हुआ है और इनसाइड लोकेशन के लिए आप यूज कर रहे हो, वो इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, राइट। देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा है बट आई डोंट थिंक सो कि टफ है, राइट। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप डिजिटल मेथड्स यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, बाकी जो फॉर्मूले हैं वो आपको IAS कोड में गिवन है। आई होप आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कुछ अपने आप से वैल्यूज चेंज कर दीजिए, इसको 40 कर दीजिए, उसे 80 कर दीजिए और क्वेश्चन बनाइए और सॉल्व करिए। फिर भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तब तक पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजाइनिंग ऑफ टिम्बर बीम न्यूमेरिकल।